आज हम एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स कर रहे हैं। हम एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एंटीवायरस में एंटी हर्पीस हम कर चुके हैं, अभी हम एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स कर रहे हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स, इन्फ्लुएंजा होता क्या है तो आपको ये पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा जो भी आपको नॉर्मल नज़ला खांसी ज़ुकाम होता है ना, वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। यानी आपको अगर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन ट्रीट करना है तो आप एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स देते हो। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स में आपके पास दो ग्रुप ऑफ ड्रग्स आते हैं, एक एमेंटेडिन डेरिवेटिव्स, दूसरा न्यूरामिनिडेस इनहिबिटर्स। एमेंटेडिन डेरिवेटिव्स में हमारे पास एमेंटेडिन और एमेंटेडिन आता है, न्यूरामिनिडेस इनहिबिटर्स में ओसेल्टामावीर और ज़ेनामिवीर आता है। हम जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है ना, उसमें हम न्यूरामिनिडेस इनहिबिटर्स देते हैं, क्योंकि ये न्यू ड्रग्स आ गई हैं तो इसके खिलाफ अभी आपको इतनी रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। मगर जो एमेंटेडिन डेरिवेटिव्स है, ये बहुत पुरानी ड्रग्स है, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गई है, तो अब हम ये ड्रग्स नहीं देते। तो आप जब अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे तो आप न्यूरामिनिडेस इनहिबिटर्स ही देंगे। एमेंटेडिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? बेसिकली हमारे पास एक वायरस, जो भी वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस, उसकी मेम्ब्रेन पे आपको एक M2 प्रोटीन मिलेगा। ये M2 प्रोटीन क्या करता है, ये वायरल सेल के अंदर H+ आइंस को लेकर आता है। यानी M2 प्रोटीन एक्ट्स लाइक एन H+ आइन चैनल। तो M2 प्रोटीन H+ आइन को वायरल सेल के अंदर लेकर आएगा, जिसकी वजह से वायरल सेल की एसिडिफिकेशन हो जाएगी। और वायरल सेल की एसिडिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वायरस इन्फेक्शन फैलाने के काबिल होगा। तो अगर हम इस M2 प्रोटीन को ही ब्लॉक कर दें और H+ आइन को सेल के अंदर जाने ना दें तो एसिडिफिकेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से वायरस अब इन्फेक्शन ही नहीं करा पाएगा। तो एमेंटेडिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है कि आपका M2 प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एसिडिफिकेशन नहीं होगी। साथ ही साथ हमारा जो भी नया वायरस होता है ना, जो नया बनता है पेरेंट वायरस से जो डॉटर वायरस बनता है, तो वो जो नया वायरस बनता है ना, वो एक कोट में होता है। ठीक है, फिर वो अपना कोट उतारेगा और फिर वो इन्फेक्शन कॉज कराएगा। तो अगर हम इसकी अनकोटिंग को ही ब्लॉक कर देंगे तो अगेन इन्फेक्शन फैलाने के काबिल नहीं होगा। तो एमेंटेडिन एक तो एसिडिफिकेशन को प्रिवेंट करेगा, दूसरा कोटिंग को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे एमेंटेडिन है ना, वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस की रेप्लिकेशन भी नहीं होने देगा। और इन 3 तरीक़ों से आपका इन्फ्लुएंजा वायरस ख़त्म कर देगा एमेंटेडिन और रेमेंटेडिन। ठीक है, तो आप एमेंटेडिन और रेमेंटेडिन कब दे रहे थे? इन्फ्लुएंजा ए, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि ये सिर्फ इन्फ्लुएंजा ए की ही रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेगा, तो एमेंटेडिन भी सिर्फ इन्फ्लुएंजा ए को ही ट्रीट करेगा। साथ ही साथ जो एमेंटेडिन है वो रुबेला को भी ट्रीट करने के लिए देते हैं और पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए भी देते हैं। तो ये आपका MCQ पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप विदिन 48 आवर्स ऑफ कॉन्टैक्ट दे दोगे एमेंटेडिन या रेमेंटेडिन, तो फिर आपको सिम्टम्स भी इतने बुरे जाहिर नहीं होंगे जैसे नॉर्मली जाहिर हो सकते थे। ठीक है, टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि आपकी डिजीनेस हो जाएगी, एटेक्सिया यानी आप सही से चल नहीं पाओगे, स्लर्ड स्पीच यानी आप बोलते वक्त थोड़ा हकला हो गया, और नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, तो ऑलमोस्ट हर ड्रग का ही साइड इफेक्ट होता है। रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, तो बेसिकली एमेंटेडिन और रेमेंटेडिन में आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि पुरानी ड्रग्स है, वायरस पहचान गए उनको, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। तो कौन कौन से स्ट्रेन्स हैं जो रेजिस्टेंट हैं एमेंटेडिन और रेमेंटेडिन से? तो वो हमारे H3N2 और H1N1। तो इन दो को ट्रीट करने के लिए आप कौन सी ड्रग दोगे? इन दोनों को ट्रीट करने के लिए आप न्यूरामिनिडेस इनहिबिटर्स दोगे। न्यूरामिनिडेस इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं।